डगर है एफएम गोल्ड। शामों सहर हम सफर है एफएम गोल्ड। राहों में रह गुजर है एफएम गोल्ड। आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, एफएम आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान, और आज के मेहमान जो ये कार्यक्रम है इसमें आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। और प्रोफेसर साहब इस समय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में कुलपति हैं और बहुत सारा इनका एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आकाशवाणी के लिए पहले बहुत समय तक काम कर चुके हैं, फीचर लिख चुके हैं, आपकी प्रकाशित अनेक रचनाएं हैं जो कि भविष्य के पत्रकारों के लिए और पाठकों के लिए बहुत ही जानकारी से भरी हुए हैं, रोचक हैं। तो ऐसा एक विशाल व्यक्तित्व हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शुरुआत, क्योंकि मैंने पत्रकारिता बोले तो सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं सर। जब पत्रकारिता की ओर आपने रुख किया तो मन में कैसे आया कि भाई मैं ये राह चुनूंगा, ये मेरी मंजिल होने वाली है? मैं दरअसल पहले शिक्षक था जी और सरस्वती विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य रहा कई वर्षों तक। जी। और समाचार पत्र वगैरह तो मैं पढ़ता ही रहता था विद्यार्थी जीवन से। तो शिक्षक का काम भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व से भरा हुआ है और नई पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से निर्माण करना। लेकिन मुझे लगा कि पत्रकारिता भी सामाजिक सरोकारों से भरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके माध्यम से हम सामाजिक राष्ट्रीय चेतना जगाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत में स्वाधीनता आंदोलन के समय से पत्रकारिता का बड़ा एक यशस्वी इतिहास रहा है। हमारे बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानी महानायक महात्मा गांधी, तिलक महाराज, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष और भी अनेक, माधवराव सप्रे, ये सब पत्रकारिता के माध्यम से और बड़े कष्ट सहकर जी बिल्कुल और पूरी ध्येयवादिता के साथ देश के जन जागरण में लगे रहे और इन्होंने अपने आंदोलन के प्रयासों के साथ पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया। तो मुझे लगा कि जीवन में पत्रकारिता का अवलंबन कर मैं एक सार्थक भूमिका समाज के लिए, देश के लिए निभा सकता हूँ, नौजवानों के लिए। तो फिर शिक्षण कार्य छोड़कर मैं पत्रकारिता में आया और ग्वालियर से जो स्वदेश दैनिक समाचार पत्र बड़ा प्रभावशाली था उन दिनों, उसमें मैंने पत्रकारिता का प्रशिक्षण, पंडित मानिकचंद वाजपेयी प्रधान संपादक थे उनके साथ, और हमारे संपादक हुआ करते थे राजेंद्र शर्मा, और इनके संरक्षण में मैंने पत्रकारिता सीखी। बाद में फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ा, फिर स्वदेश में मैं संपादक रहा, फिर दैनिक भास्कर में संपादक रहा, अमर उजाला में संपादक रहा, पांचजन्य जो राष्ट्रीय साप्ताहिक निकलता है उसमें संपादक रहा, नेशनल दुनिया में संपादक रहा, और करीब 40-42 वर्षों तक मैंने पत्रकारिता की और बहुत सक्रिय पत्रकारिता की। और उसके बाद फिर मैं पत्रकारिता के अकादमिक क्षेत्र में आ गया और 3 वर्ष तक मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा। और उसके बाद मैं रायपुर में जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय है, वहाँ वाइस चांसलर के रूप में करीब 4.5 वर्ष पहले मेरी नियुक्ति हुई। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यही सोचकर मैं आया कि राष्ट्र के नवनिर्माण में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है और उसमें मेरा भी कुछ योगदान होगा। इस बीच में मैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, जो भारत सरकार का एक बड़ा संस्थान है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका भी मैं चेयरमैन रहा 4 वर्ष से ज़्यादा समय तक। तो वहाँ भी अन्य पुस्तकों के प्रकाशन के साथ पत्रकारिता की पुस्तकें और अनेक अनुभवी पत्रकारों की पुस्तकें हमने वहाँ से प्रकाशित हुई। तो वो भी एक प्रकार से
मेरे पत्रकारीय जीवन का ही एक अंग था। जी बिल्कुल। नेशनल बुक ट्रस्ट में चेयरमैन रहना। जी, आपका दशकों का अनुभव है पत्रकार के रूप में। उस समय किस प्रकार की चुनौतियां आपने महसूस की कि हाँ भाई ये कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत निर्माण में तो है भूमिका, लेकिन जब एक पत्रकार के रूप में एक व्यक्ति उतरता है तो वहां पर जो वास्तविक जो अनुभव रहता है वो जी, किस प्रकार जी, का आपका रहा? हाँ, क्या हाँ, चुनौतियां आपको उस समय महसूस हुई? आज पत्रकारिता का बहुत विस्तार हो गया है और पत्रकारिता फिर मीडिया बन गई, फिर मल्टीमीडिया बन गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गई, सोशल मीडिया बन गई और बहुत सी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आज पत्रकारों के लिए भी पत्रकारिता का क्षेत्र एक कैरियर के रूप में बहुत सुविधाजनक हो गया है। लेकिन मैं जब 1981 के आसपास पत्रकारिता में आया तब इतना सुविधाजनक नहीं था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था और समाचार पत्रों में काम करना आर्थिक रूप से भी बहुत लाभप्रद नहीं था। जी। एक जुनून के कारण ही उस समय लोग पत्रकारिता में आते थे। कैरियर बनाने का उद्देश्य नहीं होता था, हमें समाज के लिए कुछ करना है, एक नया रास्ता है। उस समय पत्रकारिता के जो सिस्टम है उसका भी बहुत विकास नहीं हुआ था। हैंड कंपोजिंग होती थी जी, जी। और प्रूफ रीडिंग करते समय हाथ कपड़े सब काले हो जाते थे और ब्लॉक से फोटो बनते थे और अखबार कुछ स्थानों पर तो 2-2, 3-3 दिन बाद पहुंचता था। लोग फिर भी उसका इंतजार करते थे, रुचि लेकर पढ़ते थे। जो जगह जगह से समाचार आते थे वो बसों में बंडल डालकर फिर बस अड्डे पर एक डिब्बा हर अखबार का बना होता था, उसमें से अपने संवाददाताओं द्वारा भेजे हुए समाचार लेके आते थे। तो बड़ा कठिन था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था। आज पत्रकार की धमक बहुत ज्यादा है। उस समय पत्रकारों को बड़ी कठिनाइयां। एक कहावत मशहूर थी कि थाने का दरोगा अपने इलाके का संपादक होता है। जी। जरा भी ऐसी वैसी खबर किसी संवाददाता ने, ग्रामीण क्षेत्र के ने छाप दी जो उनके हितों के खिलाफ जाती है तो बहुत कठिनाई होती थी। उस दौर में से हमने पत्रकारिता शुरू की, लेकिन जो हमारे सामने प्रेरणा थी कि हमारे देश के जो मूर्धन्य पत्रकार हुए उन्होंने कितनी कठिनाइयां सहकर और अंग्रेजी शासन से टक्कर लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय नव जागरण की लड़ाई लड़कर पत्रकारिता की, हम भी वैसी पत्रकारिता करेंगे। जी, तो उन कठिनाइयों में से, चुनौतियों में से हम लोग निकले। तब आर्थिक सुविधाएं भी नहीं थी, तकनीकी भी नहीं थी और धीरे धीरे वो हमारे समय में ही सब आया। कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया और अब तो ये स्थिति है कि 2-3 मिनट के अंदर समाचार मिल जाता है, छापने की तैयारी कर ली जाती है और अनेक प्रकार के फोटो आप फोटोशॉप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत तकनीकी विकास हुआ है। फिर आर्थिक दृष्टि से केंद्र सरकार ने पत्रकारों के वेतनमान तय करने के लिए आयोग बनाए, उन्होंने फिर वेतनमान तय किए। एक व्यवस्थित जीवन पत्रकार का होने लगा और चुनौतियां आज भी हैं पर वो अलग तरह की हैं। पर हमने जो चुनौतियां झेली वो बहुत जीवट का काम था। जी, मुझे लग रहा है कि भारत में जो पत्रकारिता जब अपना आकार ले रही थी उस समय तो मुझे लगता है कोई दिमाग में ये सोच कर आता हो मुझे यही करना है, बस यही मेरा प्रेम है, पहला प्यार यही है, वही उस समय मुझे लगता है टिक पाया हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कैरियर बनाने लोग पत्रकारिता नहीं करते थे। जी जी। एक कमिटमेंट के लिए मेरी सामाजिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, मेरी जंग है, मैं लड़ा था, मुझे हार जीत से क्या पड़ी। क्या बात है, वाह। तो कितना ही संकट हो, कितनी ही दिक्कतें आए, मुझे पत्रकार बनना है और मुझे पत्रकारिता के माध्यम से समाज के, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना है, लोगों का जागरण करना है। ये एक बड़ा उद्देश्य उस समय के पत्रकारों के सामने रहता था और इसलिए हर तकलीफ को उठाकर वो प्राणों की भी परवाह नहीं करते जी। और वो एक अलग माहौल था। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो मैं जब पत्रकारिता में आया केवल 25-30 वर्ष ही हुए थे, तो एक भारत के नवनिर्माण का समय था वो। जी, वो तरुण पत्रकारिता का समय था। जी। तो उस समय पत्रकारिता तरुणाई में बदल रही थी, तो इस नाते वो माहौल बहुत प्रेरणास्पद था। और एक बात मेरा मानना है कि जीवन की प्रेरणा ही मनुष्य को ताकत देती है। सुविधाओं को लक्ष्य बनाकर आप जीवन में कोई सार्थक काम नहीं कर सकते।
बहुत अच्छी बात कही आपने। वो माहौल ही अलग था, वो समय ही अलग था। अब समय बदला है, बहुत सारी सुविधाएं आई हैं। अगर हम कुछ भी लिखना चाहें, शोध करना चाहें, हम तो कहें अगर पुस्तकालय की बात करते हैं, बहुत कुछ सामान, बहुत कुछ सूचनाएं एक क्लिक पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आपको एक क्लिक पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सारी जानकारियां मिल जाती हैं। हम मानते हैं कि उस समय का जो वो संघर्ष था वो तो थोड़ा आसान हुआ, पर अब संघर्ष दूसरी तरह का ये हुआ कि बहुत सारे लोग, एक मैं भी लिख सकता हूँ, एक पटल सबके सामने इस समय मौजूद है। ऐसे समय पर जबकि सोशल मीडिया पर लिखने वाले जो नवयुवक हैं वो भी बहुत जागरूक हैं, और एक पत्रकार जो नया इस क्षेत्र में उतरा है वो भी लिख रहा है, अपना करियर बना रहा है, ऐसे समय में उस पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको लिखना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपना चलानी चाहिए पत्रकारिता, उसके बारे में, क्योंकि आपके पास दशकों का अनुभव है। ये बिल्कुल आपने कहा कि अब तो सूचनाओं का विस्फोट है और उस समय हम लोगों को किसी भी खबर को लिखने के लिए जानकारी और सूचना एकत्रित करना बहुत कठिन था और भटकना पड़ता था और विभागों से कोई जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी सब प्रकार से उन सूचनाओं को जुटाते थे जी। अब तो सूचना का विस्फोट है और इसके अलावा AI के आने के बाद तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसा आपने सोशल मीडिया की बात कही, सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत सशक्त माध्यम पत्रकारिता का है और मीडिया सिस्टम को हर आदमी तक सोशल मीडिया ने पहुंचा दिया है। पर देखिए इसके अपने खतरे भी हैं। पत्रकारिता दरअसल कोई एक ऐसा काम नहीं है जिससे हम लाभ प्राप्त करें। पत्रकार बनना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो उसमें हमारी भाषा, हमारी वैचारिक ईमानदारी, हमारा जो लिखा शब्द है वो समाज में विद्वेष न फैलाए, वो किसी को मान सम्मान को ठेस न पहुंचाए, वो हमारा लिखा शब्द समाज के विकास में सहायक हो। ये एक जिम्मेदारी अगर पत्रकार नहीं समझेगा तो सोशल मीडिया पर आज जो कुछ सामने आ रहा है, लिखा जा रहा है, कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। इन चीज़ों से बचना और उसकी समझ रखना, ये हर सोशल मीडिया पर काम करने वाली व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि पत्रकारिता कोई बौद्धिक कर्म नहीं है कि बस जो मन में आया लिख दो, जो मन में आया बोल दो। पत्रकारिता एक नैतिक उद्यम है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। उसको समझकर आपको काम करना पड़ेगा। सूचनाएं तो बहुत आती हैं, पर कौन सी सूचना हमें किस रूप में देनी है, ये समझ रखना ही असली पत्रकारिता है। बहुत सुंदर आपने ये कहा। इतनी प्रेरक आपकी जो बातचीत है कि बहुत समझने वाली बात है कि आपको कोई सूचना मिली, उसको जो पहुंचाना जनता तक, आपके पाठकों तक, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि विद्वेष ना फैले, किसी के सम्मान पर कोई ठेस ना लगे। और ये भी जो बौद्धिक समझदारी वो ये है कि किस प्रकार से उस सूचना को जनता में पहुंचाया जाए, आपके पाठकों में, आपके देखने वालों में। क्योंकि इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ऐसे हैं जो हर एक चैनल देते हैं उनको कि आपका अपना अपना चैनल चल रहा है, तो विद्वेष फैलाने वाली बातें ना हो, प्रेम बना रहे। और सबसे बड़ी बात कि आप देश के विकास में कुछ तो योगदान कर पाए, समाज के विकास के लिए कुछ तो सकारात्मक सहयोग आपकी तरफ से आए। बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है कि जो नए नए बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको अगर आज ये बातचीत सुन रहे हैं, उनको ये वाक्य हमेशा ध्येय वाक्य लेकर चलने चाहिए। अगर इस प्रकार से ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहचानने वाले लोग भी मौजूद हैं, पहचानने वाले और लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल। समाज हित में, राष्ट्र के हित में पत्रकारिता करना ये हर पत्रकार की जिम्मेदारी है। जी। युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनको जो मीडिया में आने के अवसर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे बड़े बच्चे अब तो युवाओं के लिए मीडिया क्षेत्र में इतने अवसर हो गए हैं। जब हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी तब ज्यादा से ज्यादा आपको अखबार में नौकरी मिल जाएगी जी। अब अगर आप टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, आपकी दिशा सही है, तो पत्रकारिता में इतने अवसर हैं कि आपके जीवन का रास्ता निश्चित रूप से उन्नति की ओर जाएगा। समाचार पत्र नहीं, अब तो
मीडिया जैसे मैंने कहा उसका बहुत विस्तार हो गया, बहुत सारे चैनल हो गए, बहुत सारे अवसर प्रत्यक्ष मीडिया क्षेत्र में काम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। आज देखिए कई अच्छे जो गंभीर पत्रकार हैं नौजवान, वो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर 1.5-2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं जी। लेकिन आपको अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। और आपने अपनी विश्वसनीयता बना ली तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। सूचना का अधिकार कानून जब से बना तो पत्रकार सूचना आयुक्त बनने लगे हैं। अच्छा। हर स्टेट में सूचना आयुक्त, आपके उत्तर प्रदेश में राज्य शासन 10 सूचना आयुक्त रखता है जी। और एक मुख्य सूचना आयुक्त रखता है, हर राज्य में है। और हर बड़ी बड़ी कंपनी अपना एक जनसंपर्क विभाग रखती है और अच्छा पैसा वहां देती है, पर आपको योग्य बनना पड़ेगा जी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटेंट बेस्ड जर्नलिज्म करना सीखना पड़ेगा। केवल हवाबाजी से पत्रकारिता नहीं होती है जी। सनसनी फैलाने वाली खबरें अगर देंगे तो आपके वो बात अंदर नहीं गुण बनेगी। है जी। तो बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सम्मान है, बहुत पैसा है, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है और एक सुकून मिलता है, लेकिन आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो नौजवानों के लिए मीडिया क्षेत्र में बहुत अवसर हैं कैरियर के रूप में, पर शर्त यही है कि हम लोग उसके योग्य अपने आप को बनाएं। अन्यथा तो अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि इंजीनियरिंग में जितने छात्र पढ़ाई करके हर साल निकल रहे हैं उसमें 20% ही काम करने लायक होते हैं जी। क्योंकि पढ़ाई तो कर लेते हैं, योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते, गुणवत्ता प्राप्त, वैल्यू एडिशन। पत्रकारिता में एक शब्द प्रयोग होता है खबर के लिए, वैल्यू एडिशन। तो ऐसे ही हमें जिंदगी में भी वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। केवल पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए वैल्यू एडिशन जीवन में करें तो फिर निश्चित रूप से हम काम के आदमी बनेंगे। जी बिल्कुल। जब आप देश के मुद्दों पर लिखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, जो हाशिए में जो खड़े हुए जो समाज है, जब आप उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, अपने हितों को साइड में रख के, अलग रख के, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, ये। तब आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बनती है। और ऐसी बात नहीं है, पहचानने वाले लोग इस समय मौजूद हैं जो हर समय पढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। अच्छी बात है। तो बहुत सारे पत्रकारिता इजी वे गोइंग वाला काम नहीं है, जी। बस खाओ पियो मौज करो ना। और ये 10 to 5 वाला काम नहीं है। पत्रकार 24 घंटे का पत्रकार होता है और एक कहावत है, वंस ए जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट। जी जी। तो पत्रकारिता एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी तो आपको सब कुछ मिलेगा फिर। जी। प्रोफेसर बलदेव, आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है और देश के विकास को लगातार देखते आ रहे हैं, तो अब आप क्या देखते हैं कि हमारे देश के विकास में जो मीडिया है उसका क्या योगदान है, क्या भूमिका है? मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है देश के विकास में जी। और स्वाधीनता के बाद भारत की पत्रकारिता का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण प्राप्त हुआ, देश के नवोत्थान में, नवनिर्माण में लोगों को जागृत करना। देखिए सरकार बहुत सी योजनाएं हितग्राहियों के लिए बनाती है, तो जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो इतनी सारी योजनाएं बना दी, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो वो उसका लाभ कहां से प्राप्त करेंगे? तो मीडिया के माध्यम से ही, देखिए आपकी आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सरकारी प्रसारक सेवाएं हैं, लेकिन ये भी मीडिया का ही हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो उसी तरह जो व्यक्तिगत मीडिया है, ये तो सरकारी प्रसारक हो गए, उनके माध्यम से भी सरकारी योजनाओं का लोगों तक पहुंचना, समाज के, देश के अहित में जो चीजें हैं उनके प्रति जागरूक करना कि हमें इन सब चीजों को नहीं करना है। इससे देश का भी हित होगा और व्यक्ति का भी हित होगा। भारत का जो संविधान है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इस संकल्प को पूरा करने का संदेश देता है। तो मीडिया के माध्यम से वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में हम जन जन तक ये संदेश और ये दृष्टि विकसित कर सकते हैं। ये ताकत मीडिया के पास है। जनता ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। जी बिल्कुल। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान ने 3 स्तंभ बताए हैं, लेकिन जनता के विश्वास के कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया।
यही इस बात का प्रमाण है कि देश के विकास में, राष्ट्र के उन्नयन में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में सदैव सन्नद्ध रहना है और बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है। मीडिया दुधारी तलवार है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर एक सकारात्मक दृष्टि से उपयोग होगा, और इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आजकल उस तरह की कुछ खराबियां पत्रकारिता में गिनाई जाती हैं, पेड न्यूज है, फेक न्यूज है, और एडवर्टोरियल चल गए हैं अब तो, जी हाँ, प्रायोजित पैसा लेकर समाचार प्रायोजित है, समाचार छापे जाते हैं। जी, जनता का विश्वास कायम रखने के लिए हमको ये नैतिकता और ईमानदारी जी जरूर बहुत अच्छी बात की। नैतिकता हो, ईमानदारी हो और निष्पक्षता हो, और आपकी जो लेखनी होगी उसमें धार अपने आप आ जाएगी जी, लोग पहचानेंगे। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? मुझे लगता है कि पत्रकारिता की बात हो रही है जी, तो मेरा मानना है कि जो मीडिया कर्मी है, चाहे अखबार में, चाहे चैनल में या सोशल मीडिया पर, मेरी दृष्टि में केवल वही पत्रकार नहीं है, भारत का जन जन पत्रकार है। क्योंकि पत्रकारिता देश हित के लिए है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक बनना चाहिए समाज हित के लिए। किन चीज़ों से समाज का, देश का नुकसान हो सकता है, उसके लिए भी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे हम घरेलू हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, हम समाज और देश के हित के लिए जागरूक बने, यही पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है। और हम जागरूक बनेंगे समाज हित के लिए तो मुझे लगता है फिर देश की प्रगति को, समाज की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। पब्लिक अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। और इसलिए हम प्रत्येक नागरिक और अपने को एक पत्रकार मानकर और समाज और देश के हित को सामने रखकर जीना सीखें, जागरूक रहना सीखें, जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें, यही पत्रकारिता है। और इससे प्रत्येक नागरिक जब इसके प्रति जागरूक होगा तो मुझे लगता है देश की प्रगति को, आज विश्व भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्नाल्ड टाइनवी जैसे ब्रिटिश इतिहासकार किताबें ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया आज संघर्ष के, विनाश के जिस मुहाने पर खड़ी है, वहां से अगर कोई दुनिया को बचा सकता है वो केवल भारत है। भारत के प्रति इस प्रकार की उम्मीद है सारी दुनिया को। वसुधैव कुटुंबकम, अभी G20 हुआ यहाँ, तो उसका मोटो था ये वसुधैव कुटुंबकम। जी बिल्कुल, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार तो भारत का ये जो संदेश है, हम प्रत्येक नागरिक भारतवासी विश्व के कल्याण के लिए अगर हम पत्रकारीय दृष्टिकोण को विकसित करेंगे तो मुझे लगता है फिर दुनिया में भारत के सम्मान और प्रतिष्ठा को विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जी, और अभी भी बहुत उभर कर सामने आया है जो हमारी नैतिकता है, जो हमारे परिवार का जो महत्व है हमारे देश में, हमारे समाज में। मुझे लगता है कि अनूठा है वो, बिल्कुल अनूठा है। और वही नैतिक मूल्य लेकर जो हमारे जीवन में बरसों बरस से जो हमारी सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, इसको लेकर अगर हम चलेंगे, जो कि बार बार प्रोफेसर बलदेव कह रहे हैं, तो हर व्यक्ति के पास एक इलेक्ट्रॉनिक पटल है, वो लिख सकता है जिसमें कि समाज का कल्याण हो, देश का विकास हो और आपका स्वयं का विकास हो। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं दोस्तों, जब वो आगे बढ़ेगा तो इतने बड़े में से हमारा हिस्सा अपने आप हमारे पास पहुंचेगा। और हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, इतना खूबसूरत, इतना सौंदर्य युक्त हमारा देश है। और इसको सोचकर जब भी आप लिखेंगे तो मुझे लगता है कुछ अच्छा ही लिखेंगे, कुछ सोच के लिखेंगे और ईमानदारी से लिखेंगे। बहुत अच्छा लिखते रहें और सुनते रहें, पढ़ते रहें, और हमारा चैनल जरूर सुनते रहें जिसका नाम है FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर अपनी राय हमसे बांटें। हमारी ईमेल आईडी fmgoldchannel@gmail.com, इस पर आप हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं समेटती हूँ ये कार्यक्रम। आज के मेहमान रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार। नमस्कार।